देखो आप लोग क्या पूछ रहे थे, वर्ग पहेली का, इसको समझो। ये है वर्ग पहेली का। इसमें इस प्रकार का एक बॉक्स रहता है, एक दिन आप लोग को बताए भी थे हम, याद है? ये जो बॉक्स है इसी को बोलते हैं वर्ग पहेली का, ठीक है। देखो मान लो यहाँ का है, तो का के बाद क्या है ये, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। पहले समझ लो ना फिर लिखना, हम भागे नहीं जा रहे हैं, मिटा नहीं देंगे। पहले का है, इसके बाद क्या होना चाहिए, खा होना चाहिए। यहाँ लिख देगा गा, यहाँ लिख देगा खा, यहाँ लिख देगा च, यहाँ लिख देगा ज, ठीक है। यहाँ मान लीजिए प लिख दिया, और यहाँ घ लिख दिया, यहाँ अंग लिख दिया, यहाँ झ लिख दिया, यहाँ फिर लिख दिया फ, फिर लिख दिया म, फिर है भ। इस तरह से ये रहता है उठपटांग से, क्रम से नहीं रहता है। अब हमको जब पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, पहले क होगा, ख, ग, घ और अंग, इसी तरह से पढ़ते हैं। तो इस बॉक्स में जैसे एक सुकोड़ो होता है ना खेलने घुमाने वाला, उस तरह ये घुमाने वाला होता है, तो इसको इस क्रम में करना पड़ता है। पहले क वाला, फिर च वाला, फिर ट, फिर त और फिर प। इसमें टोटल 25 घर होते हैं, तो 25 क से लेके प तक पढ़ेंगे, 25 होगा। यही कहलाता है वर्ग पहेली का। आप लोग को पता है कि क के बाद ख आता है, तो आप बना लिया। बच्चे को पता है क्या, तो बना पाएंगे? तो वो जब नहीं बना पाते हैं, उसको वो अपने अभिभावक से यानी शिक्षक से, माता पिता से, बड़े भाई बहन से पूछते हैं, तो उनको शब्द का ज्ञान होगा कि का के बाद ख होता है, फिर ग होता है, ज्ञान होगा ना। तो ये बच्चों के लिए उपयोगी है, क्या, भाषा सिखाने के लिए। आगे समझ में? इसी को बोलते हैं वर्ग पहेली का। अब क्या बताना है, बोलो। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड लिख लो, अगर समझ में नहीं आया तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो लिख लीजिए, जहां वर्ग पहेली का है वहीं चित्र बना दीजिए ना, हो गया। वर्ग पहेलिका, अंत में विसर्ग आ रहा है। आप लोग एग्जाम कब है, 7 को है ना जी, तब आप लोग बच गए। 7 को है ना एग्जाम, 7 जुलाई को है ना, बढ़िया। इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि फिर जुलाई में फिर हमको चल जाएगा, जाना है यज्ञ कराना है, तो फिर हम 4 दिन गायब रहेंगे। लेकिन एग्जाम के बाद है, मेरा 10 से है। आगे बढ़े, लिखिए सकारात्मक शब्द, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड। सकारात्मक शब्द, तो अंग्रेजी में बोलते पॉजिटिव वर्ड। इसमें जो शब्द बता रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी बता देते हैं। अगर मान लीजिए एक शब्द दे दिया बहुभाषिक, तो बहुभाषिक का मतलब क्या होता है, बहुत भाषाओं का ज्ञान, तो इसको बोलते हैं बहुभाषिक। दूसरा मातृभाषा, मातृभाषा, तो मातृभाषा बच्चे की प्रथम भाषा होती है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तीसरा लिखिए, तीसरा होता है महत्वपूर्ण संसाधनम, महत्वपूर्णम संसाधनम, महत्वपूर्ण संसाधनम एक पॉजिटिव वर्ड है। चौथा
अवसर, अवसरः, ये एक सकारात्मक शब्द है। नेक्स्ट, विभिन्न या विविध गतिविधि, पांचवा में विभिन्न या इसको विविध भी बोल सकते हैं, विविध गतिविधि, गतिविधि। इसका प्रयोग हमेशा मत कीजिएगा, जब आप लोगों से ना बने तो इसका प्रयोग कीजिएगा। एक तरीका और बता देंगे, जब कुछ समझ में ना आए तो उसका प्रयोग कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े। रचनात्मक कक्षा, छठा नंबर में बताएंगे, परेशान मत होइए। रचनात्मकः कक्षायाः, कक्षा का हो जाता है कक्षायाः संस्कृत। नेक्स्ट, प्रोत्साहनम, सातवां नंबर। प्रोत्साहनम। आठवां नंबर में लिखिए छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। छात्र केंद्रित। नौवां नंबर लिखिए त्रुटिनाम महत्वपूर्णम, लिख लेंगे। त्रुटि नाम, देखो इस तरह से त्रुटि नाम लिखाता है शुद्ध में, अगर इस तरह से लिखने ना आए तो त्रुटि नाम। ठीक है, ये दोनों एक ही है। और हम इस तरह से इसलिए लिखते हैं कि हमको शब्द ज्यादा संस्कृत में लिखते नहीं है, कम से कम चलाना चाहिए। त्रुटि नाम क्या होते, महत्वपूर्णम। त्रुटि नाम महत्वपूर्णम, ये एक ही है, इसमें या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा, 10वां नंबर में। समावेशी कक्षा क्या होती है, जो सभी के लिए समान हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। समावेशी कक्षाया या शिक्षा। 10 हो गया, कुछ और लिख लीजिए। आगे बढ़े नेक्स्ट पेज में। हो गया सबका? हाँ, लाइट नहीं है क्या? आगे बढ़े। 11 नंबर लिखिए हस्तपरक अनुभव। क्या छूटा है क्या? हस्तपरक अनुभव, इसका मतलब समझते हैं? हस्तपरक अनुभव क्या होता है? हाथ से करना। चलो, अपने दिमाग से सही बोली, करके सीखना हस्तपरक अनुभव कहलाता है। नहीं, हाथ से नहीं, करके सीखना। करके सीखना। बच्चे जो काम स्वयं से करके सीखते हैं वो हस्तपरक अनुभव कहलाता है। नेक्स्ट, जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की इच्छा। बच्चे में जिज्ञासा होती है, इसीलिए वो अपने माता पिता से दिन भर में बहुत अनेक प्रश्न करते हैं और माता पिता उससे बोर भी हो जाते हैं कि बहुत बोलता है ना? तो वो ऐसा क्यों करता है? उसके अंदर जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा क्यों होती है? क्योंकि वो सक्रिय होता है। तो सक्रिय, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट, स्वाभाविक व्यक्ति। स्वाभाविक व्यक्ति अपनी चीजों को वो अभिव्यक्त करता है। और एक और लिख लीजिए, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य। विभिन्न
संदर्भे सु भाषा प्रयोगस्य, मतलब अनेक संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। इसका हिंदी हो गया अनेक संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना। ये 15 वर्ड जो हैं ये सकारात्मक शब्द हैं। ये जिस ऑप्शन में रहें वो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर। अब कैसे होगा वो बता देते हैं। पहले नेगेटिव वर्ड लिख लीजिए। नेगेटिव का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक शब्द या नकारात्मक शब्द है NEGATIV हो गया। इसमें कौन कौन सा शब्द लिख, उसमें कितना लिखा है? 15। इसमें भी लगा उतना लिखा देते हैं। लिखिए, पहला तो आप लोग को डेली डेली जो मिलता है कंठस्थीकरण, उसको लिख लीजिए। कंठस्थीकरण ये एक नकारात्मक शब्द है। इसके स्थान पर अगर रटंत रहे तो ये भी गलत है। इसके स्थान पर अगर रट रहे तो ये भी गलत है, और इसके स्थान पर अगर रटना रहे तो ये भी गलत है। एक ही शब्द का इतना नाम है। आज इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको सुग्गा पाठ भी कहा जाता है। हाँ, सुग्गा पाठ समझते हैं ना? सुग्गा मतलब तोता। तो तोता को क्या है कि आप जो सिखाएं वही आपको बोलेगा। अगर वो गाली सिखा तो आपको करिए वो करेगा, और मंत्र सिखाए तो मंत्र। तो इसमें लिख लीजिए सुग्गा पाठ। सुग्गा पाठ। एक राजा था, उसके पास ये एक ऋषि थे, उनके पास एक सुग्गा था। तो एक दिन एक राजा उनसे मिलने गया तो देखा कि तोता भी अन्य छात्रों के साथ बैठ के मंत्र का पाठ कर रहा है। राजा को बहुत अच्छा लगा कि हमारे राज्य में तो आदमी नहीं बोल पाता है और ये गुरुजी के आश्रम में तोता वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहा है। तो बोला कि गुरुजी से कि आप इस तोता को हमको दे दीजिए, इसके बदले जो बोलिएगा वो हम दे देंगे। तो गुरुजी बोले नहीं, कुछ देना नहीं है, तुम लेके चले जाओ। लेके चला आया। अब यहाँ जब इसके राज्य में आया तो देख रहा है कि 4 रानी है, आपस में दिन भर महाभारत कैले है। वो इसको गरिया रही है, ये इसको गरिया रही है। ये 4 दिन सुग्गा सुना, 5वां दिन से गरियाना शुरू कर दिया। अब वहां क्या करता था? मंत्र का पाठ करता था, क्या कर दिया? गाली दे रहा है। राजा भी कुछ बोले, इसको भी गरिया दे। मंत्री कुछ बोले, इसको भी गाली दे दे। में सुग्गा को लेके राजा गए ऋषि के पास कि आप तो बोले थे ये देगा, वैदिक मंत्र पढ़ेगा, ये तो गाली देता है। तो बोलते हैं ठीक है। कल से फिर गुरुजी उसको बैठाए, अब फिर मंत्र पढ़ाने लगे। वो फिर मंत्र पढ़ाने लगा। राजा कुछ बोले, फिर गरिया दे। ऐसा क्यों? जैसा वातावरण हुआ वैसा उसने ग्रहण किया। इसी प्रकार अगर आप बच्चे के सामने गलत बातें करेंगे तो वो गलत बात करेगा या नहीं करेगा? बच्चे को आज आप गाली दीजिए, कल आके वो आप ही को गरियाएगा। अब उसके सामने अच्छी बातें बताइए तो वो अच्छा चीज को अनुभव करेगा और उसको बोलेगा। दूसरा लिखिए सजा। इसको दंड भी बोल सकते हैं ना? सजा और दंड दोनों शब्द जो है नेगेटिव है। तीसरा समस्या। समस्या, समस्या लिख लीजिए। बोझ। बोझ और एक वर्ड और होता है जो इस बार आया था, बाधा। बाधा। ये सभी शब्द जो हैं नेगेटिव हैं। आगे व्याख्यान। ये बच्चे के लिए गलत होता है। व्याख्यान बच्चे के समझ में नहीं आएगा। आधा घंटा हम अगर लेक्चर दे दें तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो बच्चे के पास लेक्चर दीजिएगा तो उतना उसके लिए फायदेमंद नहीं होता है। 5वां हतोत्साहित। हतोत्साहित। एक था प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का मतलब होता है उसे मोटिवेट करना, और हतोत्साहित का मतलब होगा कि ये काम तुमसे नहीं होगा। ये चीज बोलना, चाहे वो आप बच्चों के सामने बोलें या बड़ों के सामने बोलिए, वो उसके प्रेरणा को नीचे कर देता है और ये गलत चीज है। बोलना भी नहीं चाहिए कि तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब कुछ इसी संसार में है। मनुष्य कर्म नहीं करता इसलिए उसको नहीं मिलता है। हतोत्साहित। 6ठा नंबर लिखिए पाठ्य पुस्तकम।
पाठ्य पुस्तकम। चलिए नेक्स्ट पेज में 7वां नंबर, आगे बढ़े। 7वां नंबर लिखिए। हो गया? कौन सा छूटा है जी? अच्छा, लिखे सही है बाबू, नंबरिंग गलत हो गया। तो तुम लोग अपना सही कर लो ना। 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 8। इसके लिए कौन सा परेशान होना है। चलिए आगे बढ़े। कितना नंबर था? 8 ने फिर का नंबर छोड़ दिए। 9 नंबर लिखिए। टीचर सेंटर, अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित है। छात्र केंद्रित रहे तो वो सही है, और अध्यापक केंद्रित, या फिर इसको शिक्षक केंद्रित बोल सकते हैं। शिक्षक या मास्टरान को क्या बोलते हैं? शिक्षिका केंद्रित। और आजकल शिक्षक से कम शिक्षिका से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा लोग परेशान रहे कि शिक्षिका अवरी क्या होती है। आगे लिखिए। 10वां, ये वर्ड महत्वपूर्ण है सबसे। के तो ये जहां दिख जाए वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। खोज खोज के मारिएगा कि तुम नहीं ना है। 11 में लिखिए एब। एब मतलब क्या होता है? एब का मतलब होता है ही। ये भी एक गलत वर्ड है। अपी है अगर भी तो वो सही है। एक अपी होता है। हाँ, अपी में मतलब होता है भी। जिसे बनता है शब्द को अपी, ऐसे लिखाता है को अपी। ये आधा अ है, तो इस संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? को धन अपी। और अपी का हिंदी क्या हो जाता है? भी। तो यह को अपी यानी कोई भी। मिटा दें। चलिए, तो एब मतलब ही, और एक शब्द और होता मात्र। 12 नंबर इधर लिखिए। मात्र। मात्र भी अगर है तो ये भी गलत वर्ड है। केवल, एब, स्थान पर ही तो संस्कृत में रहेगा नहीं, एब ही रहेगा, और ये मात्र, ये तीनों गलत वर्ड है। आगे लिखिए। कोरी स्लेट, 13 नंबर। कोरी स्लेट, इसका मतलब क्या होता है? खाली मस्तिष्क। मतलब बच्चे को बोलता है कि ये कोरी स्लेट है। कोरी स्लेट नहीं है, वो मातृभाषा से के साथ अवगत है, मातृभाषा को जानता है, वो कोरी स्लेट नहीं हो सकता है। आगे 14 नंबर में सीमित, तो सीमिता लिखिए। मतलब ये सीमित है, तो बच्चे सीमित नहीं होते हैं, वो जिज्ञासु और सक्रिय होते हैं। ये भी एक गलत वर्ड है। आगे निष्क्रिय। निष्क्रिय, बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं। 15 हो गया। और है एक वर्ड और होता है जी, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता। देखिए, असमानता है, समानता नहीं है। अगर लैंगिक समानता रहे तो वो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन असमानता रहे तो ये नेगेटिव वर्ड है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक तो आप लोग को बता दिए हैं। और बता देते हैं, संस्कृत क्वेश्चन अगर कठिन रहे पेडागोजी में तो इतना याद रखिएगा कि अगर प्रश्न बहुत बड़ा है, प्रश्न अगर 4 लाइन का है, तो उसके ऑप्शन 4 होंगे, तो उसमें खोजिए कि सबसे छोटा ऑप्शन कौन है। ठीक है, समझ में नहीं आया मेरा बात? देखिए बता देते हैं। अगर ये क्वेश्चन है
ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 4 लाइन का। यहां से इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा ना, ए बी सी और डी, ये ऑप्शन रहता है। तो इस 4, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आंसर देखिए तो छोटा ऑप्शन कौन सा है, और जो मिल जाए उसको मार दीजिएगा, ये याद रखिएगा। एबीसी में ABCD 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। लाओ क्वेश्चन कोई भी। पास है ना, ये क्वेश्चन सबके पास है, जो इसे समझा देते हैं। देवी जी समझिए ना, कुछ और है छोड़िए ना उसको। चलिए ठीक है, हम वही सोच रहे थे। है कितना? 6 लाइन में 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखिए साइज की दृष्टि से देखना है, मोटापे की दृष्टि से, लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है 119 का? सेकेंड नंबर बहुभाषिकता सबसे छोटा है, आंसर हुआ। अरे पहला यहां नहीं है, दूसरा ऑप्शन होगा। हम बोल रहे हैं दूसरा होगा, जाके नेट पर सर्च कर लीजिएगा, 19 का क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक है, इसका आंसर बहुभाषिकता ही होगा, है ना ऑप्शन, वही तो बोल रहे बहुभाषिक। इसे एक प्रयास ये है, ठीक है। और एक प्रयास और बता देते हैं कि अगर क्वेश्चन सबसे छोटा रहे, लीजिए क्वेश्चन अगर सबसे छोटा रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर ये एक ही लाइन में है तो आंसर होगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, नेट पर जाके सर्च कर लीजिएगा। प्रथम भाषा का विकास साधारणतः कैसे होता है? अधिगम से या अधिग्रहण से? अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जन। देखो ये अधिग्रहण शब्द है ना, अधिग्रहण, तो अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? अर्जन होता है। अधिग्रहण का मतलब अधिगम मत समझिएगा, ये अर्जन है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिग्रहणम इति, ऑप्शन 2। आया समझ में कि अगर क्वेश्चन छोटा तो आंसर बड़ा, और क्वेश्चन बड़ा तो आंसर छोटा, ये भी आपका काम कर जाएगा। लीजिए आप लोगों को बताया है, आप सब तरीके से पास होइएगा तो पढ़ेगा कौन? अब सब तरीके से पास कर देंगे तो पढ़ेगा कौन? कौन बच्चा ऐसा है जिसका पास करना जरूरी नहीं है? चलिए इसमें कहां तक हो गया था? ये सब हो गया था ना, यांत्रिक साधन, श्रव्य साधन, दृश्य साधन हो गया था। अब ये एक ठो बचा है, क्या लिखा है इसका? देखिए ये बोला श्रव्य दृश्य साधना नाम उद्देशानी, अर्थात श्रव्य दृश्य साधन के उद्देश्य। आप लोग अपना शिक्षण शास्त्र निकाल लीजिए जो नोट्स है, और उसमें हिंदी नहीं मिला, मिल गया ना?
चलिए यहाँ पहला उद्देश्य क्या बोला, पहला बोला कि शिक्षणम प्रभाव पूर्णम स्यात्, ये स्यात् है, अर्थात श्रव्य दृश्य साधन के सहायता से शिक्षण कैसा होता है, प्रभावपूर्ण होता है। स्यात् का मतलब होता है। दूसरा, पाठ्य वस्तु सार्थकम सुग्राह्यम कर्तव्यम, ये पाठ्य वस्तु को कैसा करता है, सरल कर देता है, सुग्राह्य कर देता है और सार्थक कर देता है। सुग्राह्य का मतलब होता है जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो। लब्ध ज्ञान परिपुष्टम स्यात्, लब्ध ज्ञान का मतलब प्राप्त ज्ञान, ठीक है। लब्ध ज्ञान का मतलब होता है प्राप्त ज्ञान। क्या है, परिपुष्ट, परिपुष्ट का मतलब मजबूत होता है। जो ज्ञान प्राप्त करते हैं किससे, श्रव्य दृश्य साधनों की सहायता से, वो ज्ञान कैसा हो जाता है, मजबूत होता है। छात्रा भाषा अध्ययन सक्रिय अश्यु, ठीक है, जिससे छात्र भाषा अध्ययन में कैसे होते हैं, सक्रिय शब्द भी पॉजिटिव था कि नहीं था, था ना। आगे देखिए, अध्ययन काले का मतलब अध्ययन के समय। श्रवणे इंद्रियस्य, श्रवणे इंद्रियस किसको बोलते हैं, कान को, जिससे हम सुनते हैं। दर्शने इंद्रियस्य, जिससे हम देखते हैं, अर्थात आंख, यानी कि यहाँ का मतलब क्या हो गया, कान, और यहाँ आंख। तो अध्ययन काले, अध्ययन के समय, श्रवणे इंद्रियस्य च दर्शने इंद्रियस्य आकर्षणम करणीयम, मतलब ये अध्ययन, जब ये श्रव्य दृश्य साधन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो अध्ययन के समय कान और आंख क्या होता है, आकर्षित होता है, और उससे ज्ञान क्या होता है, मजबूत होता है। अनुभवस्य सीमा विस्तृत स्यात्, अनुभव की सीमा विस्तृत होती है, अर्थात बढ़ जाती है। शिक्षणम प्रभावपूर्णम स्यात् यतो ही यथार्थ ज्ञानम संपादनम, शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है यतो ही का मतलब जिससे तो लोग टुकुर टुकुर देख रही है, लिखते जाओ जो बता देते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रभाव पूर्ण होता है जिससे यथार्थ ज्ञान अर्थात बिल्कुल सच ज्ञान का संपादन होता है, मुझे इसकी प्राप्ति होती है। आगे बढ़े। हम पेडागोजी आप लोग को हिंदी का कहाँ पढ़ा है, अच्छा ठीक है, हिंदी का पेडागोजी भी दे देंगे, 4 पेज में होगा, पढ़ लीजिएगा, उससे बेसी नहीं आएगा, भेज देंगे क्लास के बाद। नहीं, हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, आप लोग बात को समझिए। मुझे जो चीज पढ़ाने बोला जाएगा वही पढ़ाएंगे ना। तो आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक क्या होती है, तो पाठ्य पुस्तक एक कैसा साधन है, ये श्रव्य और दृश्य साधन है क्या। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक कैसा साधन है, याद रखिएगा एक चीज कि पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए मात्र एक संसाधन है जो बच्चों को शिक्षण में क्या करती है, सहायता करती है। ये कैसा साधन है, बोलता है क्या, नहीं, सुनता भी है, सिर्फ दिखता है, तो ये कैसा साधन हो गया, एक सिर्फ दृश्य साधन है। याद रखेंगे कि पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए सिर्फ एक दृश्य साधन होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पाठ्य पुस्तक साधन है तो किस प्रकार का साधन है, तो पाठ्य पुस्तक मात्र एक संसाधन है बच्चों के लिए और सबसे उपयोगी संसाधन है, परंतु यह एक दृश्य साधन है, ठीक है। आगे देखिए, अध्यात्म शिक्षण ये प्रणाद्या, ये क्या लिखा, अध्यात्म शिक्षण प्रणाल्या पाठ्य पुस्तकस्य स्थान महत्वपूर्णम, स्थान अत्यंत महत्वपूर्णम वर्तते। अध्यात्म शिक्षण प्रणाल्या मतलब आज के शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तते का मतलब होता है, ठीक है। आज के समय में पाठ्य पुस्तक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षण किसका, इसको संधि विच्छेद कर दो ना बाबू, क्या बन जाएगा, स्थान धन अत्यंत, हो गया। जहां समझ में नहीं आया तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ है, हम तो पढ़ दीजिए एक साथ, यह है अध्यात्म शिक्षण प्रणाल्या। आज के समय में
ठीक है, आज के शिक्षण प्रणाली में पाठ्य पुस्तक एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आगे, शिक्षणस्य केंद्रीय बिंदु बिंदुर अस्ति पाठ्य पुस्तकम। शिक्षण का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑप्शन के कि शिक्षण का केंद्रीय बिंदु क्या होता है या मुख्य बिंदु क्या होता है। तो शिक्षण का केंद्रीय बिंदु या मुख्य बिंदु क्या होता है? पाठ्य पुस्तक होता है। और प्रत्येक शिक्षक का ये कर्म होना चाहिए कि वो पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही पढ़ावें, कि पाठ्य पुस्तक बनाने वाले ने कुछ सोचा होगा तब वो बनाया है। ऐसा थोड़ी कि वो भांग के नशे में आके लिख दिया है, नहीं ना, बहुत सोच समझ के वो बनाता है। उसमें बच्चे के भावात्मक, क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक सभी चीजों का ध्यान रखकर उसकी मानसिक आयु, उसकी शारीरिक आयु के आधार पर वो बनाई जाती है। आगे देखिए, पाठ्य पुस्तक से मुख्य उद्देश्यानि वाचनम। पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वाचनम अर्थात बोलना, लेखनम लिखना, व्याकरण शिक्षणम, गहनाध्ययनश्च भवन्ति। पाठ्य पुस्तक का मुख्य उद्देश्य वाचनम, लेखनम, व्याकरण शिक्षण और गहन अध्ययन होता है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकानां प्रयोगेन पाठानां पाठने सहायता भवति। पाठ्य पुस्तक की सहायता से पठन और पाठन, च का मतलब होता है और। क्या तुम लोग भी जो है ना मंगल ग्रह से आइए का? पाठ्य पुस्तक की सहायता से पठन और पाठन में क्या होती है? सहायता होती है। च का मतलब भी होता है और, ठीक है। अगर इसके स्थान पर वो रहे तो इसका मतलब भी होता है और। इतना छोटा छोटा शब्द है। अब एक दिन पूछ लेना क का मतलब क्या होता है? क का मतलब एवं तद्भव शब्द है, वो हिंदी में आएगा। जैसे एक शब्द होता है अस्तु। अस्तु एक शब्द होता है। यहाँ देखिए, अस्थि नहीं बोल रहे हैं हम, अस्तु बोल रहे हैं। क्या मतलब होता है अस्तु का? हाँ, कैसे आएगा अस्थि का तीसरा रूप में, थोड़ा हमको समझाइएगा। तीता अंति होता है ना, तो अंति में अस्तु कैसे? तू तामंतु, फिर भी तो नहीं होगा। अस्तु का मतलब होता क्या है? अस्तु का मतलब होता है लेकिन। आया समझ में? चलिए यहां देखिए, अधीतानाम पाठानाम स्मरणम प्रबलम साधनम भवति। यह आज समय में क्या है? स्मरण का एक प्रबल साधन है। मतलब मुख्य बात यह है कि पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है। नेक्स्ट, ज्ञानोपार्जनाय पाठ्य पुस्तकस्य सहायकम अपेक्षित भवति। ज्ञान उपार्जन में अर्थात सीखने और सिखाने में क्या होती है? पाठ्य पुस्तक एक अपेक्षित सहायता करती है। भाषा शिक्षणस्य विशिष्ट उद्देशानि प्राप्तो सहायकम भवति। भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट मतलब विशेष, भाषा शिक्षण के विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में पाठ्य पुस्तक क्या करती है? सहायता करती है। बालकानाम ज्ञानस्य सीमाया विस्तारः। बालकानाम अर्थात बालकों में ज्ञान की सीमा का क्या करती है? ये विस्तार करती है। अगर बाला नाम रहे तो हो जाएगा लड़कियों में, तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे आएंगे, लड़कियां भी आएगी। आगे, व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनम प्रेरणा। व्यवहारिक ज्ञान की संपादन में क्या करता है? उसको प्रेरणा करता देता है, यानी आगे बढ़ाता है। छात्राणाम कल्पना शक्ति विकास है, और छात्रों में कल्पना शक्ति अर्थात सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। आगे बढ़ा जाए। ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या लिखा है इसको रहने दीजिए, आपको मैं ग्राफ से समझा देते हैं, ठीक है? इसको समझिए। देखो, भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा का दो ही स्वरूप है, मौखिक और लिखित। जो हम सिर्फ बोलते हैं वो कहलाता है ध्वनि विज्ञान, ठीक है? ध्वनि विज्ञान ये सिर्फ बोलते हैं। तो बोलने में दो चीज आएगा। अगर कोई बोलेंगे तो सुनेगा ना, श्रवणम अर्थात सुनना। ये क्या हो गया? सुनना। और बोल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? भाषणम अर्थात बोलना।
तो सुनना और बोलना ये क्या कहलाता है? ये ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ध्वनि विज्ञान। और इसको एक नाम और क्या भी है? इसको एक नाम स्वनिम भी बोलते हैं। ठीक है, भाषा विज्ञान को हम लोग स्वनिम भी बोलते हैं। और ये दोनों किस में आते हैं? तो ये भाषा के स्वरूप में मौखिक रूप में आते हैं। और मौखिक में दो चीजें आएंगी, कौन कौन? सुनना और बोलना। ये स्वनिम भी कहलाएगी और ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे भाषा का जो दूसरा स्वरूप का नाम है लिखित। अगर हम कुछ लिखेंगे तो उसके लिए वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो जब वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, जैसे मान लीजिए क है या च है, ये वर्ण है ना, यानी कि एक चिन्ह है। तो चिन्ह को लिखने के लिए इसकी लिपि चाहिए। जैसे कि मान लिया क और च लिखे थे, कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी। अगर क के स्थान पर के लिखे और सी के स्थान पर CH लिखे, ये कौन सी लिपि हो गई? रोमन लिपि हो गई। रोमन लिपि, अंग्रेजी की लिपि कौन सी होती है? रोमन होती है। तो ये दोनों किस में आएंगे? अब देखिए, पठनम और लेखनम। पठनम का अर्थ क्या हुआ? पढ़ना। और लेखनम का लिखना। कुछ लिखा है, इसको पढ़ने के लिए भी वर्ण का ज्ञान होना चाहिए और लिखने के लिए भी होने चाहिए। तो ये दोनों किस में आएंगे? ये आएंगे लिपि विज्ञान में। ये दोनों क्या कहलाता है? लिपि विज्ञान कहलाता है। और एक बात और याद रखो, लिपि विज्ञान को जानने के लिए हम लोग को रूपिम जानना पड़ता है। लिपि विज्ञान को जानने के लिए क्या जानना है? रूपिम। ये इधर था, रूपिम जानना है। अब स्वनिम और रूपिम क्या होता है इसको समझो। अगर हम क लिखे या ग लिखे या कोई भी वर्ण लिखे तो ये किस रूप में है? वर्ण है ना। अब क से बना देंगे तो क्या बनता है? कबूतर बनता है। और चौ से क्या बनेगा? चश्मा बनेगा। यानी ये वर्ण था और ये क्या बना? शब्द बना। तो शब्द आता है रूपिम में और वर्ण आता है, यही अंतर है दोनों में। ऐसा नहीं कि दोनों रॉकेट साइंस है, बस सिर्फ समझो। वर्णमाला या ध्वनि विज्ञान जो भी होती है वो रूपिम कहलाती है। अगर उसको एक शब्दों के साथ जोड़ा जाए, एक एक वर्ण को, तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द किस में आएगा? रूपिम में आएगा। स्पष्ट है ना? तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। अब कबूतर मिटा दो, हम समझाने के लिए आप लोग को बच्चे जैसे समझा देते हैं। अब देखिए आगे। तो ये भाषा का दो स्वरूप था। अब भाषा का जो क्रम होता है, कौशल का जो क्रम है, कौशल क्रम, देखिए LSRW ये क्रम होता है। ठीक है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखनम। इसको ऐसे याद रखिए, इसको LSR और W ये क्रम होता है। ये पूछा भी जा सकता है पेपर 1 में कि भाषा का क्रम सही कौन सा है? LSRW। अब कौन सुग्गा पल्ली है या तोता पल्ली, तुम लोग समझो। LSRW ये क्रम होता है, सीक्वेंस। संस्कृत में एक पांचवा कौशल भी होता है। हिंदी में कितना कौशल है? 4। संस्कृत में एक पांचवा कौशल भी होता है, उसका नाम क्या है? चिंतन या मनन। ठीक है, अब देखिए भाषाई कौशल पर आइए। ये तो क्रम हो गया, तो इसको याद रखना है ही। भाषाई क्रम पर आइए तो एक दो ही क्रम में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रहण कौशल, ग्रहण कौशल का और नाम भी है क्या? इसका और नाम भी है, लिख लो। इसको ग्रहणात्मक कौशल भी बोल सकते हैं, इसको ग्राह्य कौशल भी बोल सकते हैं। ग्राह्य कौशल भी बोल सकते हैं। ठीक है, के अंतर्गत दो चीजें आएगी, यानी कि जिससे हम अपने अंदर समझें या हम अपने अंदर लें। तो सुनकर समझ सकते हैं ना, और पढ़कर। पढ़कर और सुनकर करते हैं, हम खुद को समझा सकते हैं या जान सकते हैं। ये दोनों क्या कहलाती है? ग्रहणात्मक या ग्राह्य कौशल कहलाती है। और ये दो कौशल, भाषण का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, बोलकर और लिखकर हम अपनी बातों को क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, या इसको उत्पादन कौशल भी बोलते हैं। उत्पादन या इसको उत्पादक कौशल भी बोलते हैं। देखो बाबू, हिंदी रहे या अंग्रेजी रहे या उर्दू रहे, उससे मतलब नहीं है। यहां से एक प्रश्न आएगा, ये निश्चित है।
या हिंदी में पूछे या फिर संस्कृत में पूछे, लेकिन 1 नंबर पूछेगा। और याद रखिए कि ये अभी ये वाला पूछने का ट्रेंड चल रहा है। अंग्रेजी में पूछेगा तो इसको आउटपुट बोलेगा और इसको इनपुट बोलेगा, ठीक है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन जरूर। तो भाषाई कौशल को 2 रूपों में बांटे, एक है ग्रहणात्मक कौशल और एक है अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल में 2 आता है, सुनना और पढ़ना। उत्पादन कौशल, उत्पादक कौशल। या अभिव्यक्तात्मक कौशल में 2 आता है, बोलना और लिखना। स्पष्ट है? देखो यहां भी इसको लिख दिए हैं अच्छे से कि अगर उतना पढ़ने के बाद भी तुम लोग को समझ में ना आए, इसको पढ़ लेना। ये कौशल है, पठन और लेखन, 4 कौशल हो गया। अब स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप कैसा होता है, मौखिक या लिखित? मौखिक होता है। और बोलते हैं उसका भी स्वरूप कैसा होता है, लिखित। लेकिन सुनने से क्या होता है, हम ग्रहण करते हैं, और बोलने से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो जो ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएगा, और जो बोलेंगे वो क्या कहलाएगा? अब दोनों दिख रहा है क्या? हम अगर बोल रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं ना, तो आप लोग वहां जा हुए, या फोन में सिग्नल है तो दिख किधर से आ रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या कहलाएगी, अमूर्त हो गई। अब ये दोनों किस में आएंगे, क्योंकि इसका कोई आकार प्रकार नहीं था, ठीक है, इसका कोई सबूत भी नहीं है कि हम बोले हैं। हम तुमको गाली दिए, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना, अमूर्त हो गया। तो ये क्या कहलाएगी, ध्वनि विज्ञान। अब आइए पठन और लेखन में, ये दोनों अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले से लिखा हुआ है तब ना पढ़ रहे हैं, या फिर आप लिख रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या, इससे क्या कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं, तो ये ग्रहण कौशल है। ये कैसा हो जाएगा, इनपुट। लेकिन ये लिखा हुआ है अल्प प्राण, तो 1 2 3 4 5 मात्राएं हैं ना, आपको दिख रही है, ये कैसा हो जाएगी, और लिखा हुआ तो लिपि विज्ञान में आ जाएगी। दूसरी बात है लिखित में, देखिए अगर आप लिख रहे हैं तो सामने वाला पढ़ेगा, आप ना पढ़े आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, अभिव्यक्त होगा। ये क्या कहलाएगा, लेकिन लिखेंगे तो वो मूर्त होगा ना, ये मूर्त हो गया। लेकिन किस विज्ञान में आएगी, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए इतना विस्तार से समझा दिए हैं। बुझाया कि नहीं? अब देखिए किसको, ए पागल, मूर्त और अमूर्त कैसे होता है? जो आपको दिख रहा है वो मूर्त है, हाँ हम है ना, मूर्त है नहीं, हमारे अंदर आत्मा भी है, उसको बाहर गेट पर खड़ा करके आए हैं। क्या समझना है, बोलो जल्दी। ये लिपि विज्ञान ये कैसे हुआ, जब हम लिखते हैं, लेखन मतलब क्या हुआ, लिखना, ठीक है, तो लिखना हो गया। तो जब लिखेंगे तो इसके लिए वर्णमाला होना चाहिए ना। जैसे मान लो हम लिखते क ल और म, क्या हुआ, कल हम लिखे वर्ण है, दिख रहा है ना। तो हमको क ल म लिखने के लिए पहले क को सीखना पड़ा था बचपन में, फिर ल सीखे थे, फिर म सीखे थे। तो जो सीखे थे वो लिख के ही सीखे थे ना, तो लिपि विज्ञान हो गया। आप समझ में आया ना? ये सरवन है, तो सरवन मतलब क्या होता है, सुनते हैं। हम बोल रहे तो आप सुन रहे हैं ना, तो ये आपके अंदर जा रहा है। देखिए आप दुनिया में कोई भी भाषा पढ़िए, उससे कोई बहस नहीं है, आप समझिएगा भाषा को ही, ठीक है। जैसे कि आप कंप्यूटर पे कुछ भी लिखिए, वो क्या समझता है, 0 और 1 समझता है। आपकी भाषा को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है। उसी प्रकार मनुष्य का दिमाग होता है। आप दुनिया का कोई भी भाषा पढ़िए, समझिएगा क्या, मातृभाषा में, और उसी मातृभाषा को जब बोलते हैं तो उसका अनुवाद करके आप हिंदी में या अंग्रेजी या फिर संस्कृत में बोलते हैं। सेम फंक्शन कंप्यूटर के साथ होता है। तो जब आप पढ़ते हैं, तो जब आप सुनते हैं, इससे क्या होता है, आपके अंदर जाती है, इनपुट हुई, और जब बोलेंगे तो आपकी, जब आप बोलेंगे तो आउटपुट हो जाएगी। वही तो बात था, और कुछ समझना है इसमें। अब देखिए कौशला नाम प्रकार है, ये 4 कौशल तो था ही। यहाँ देखिए, यहाँ लिख भी दिए हैं, पठनम गृहात्मक या ग्रहणात्मक कौशल कथ्यते, अर्थात श्रवण को और पठन को, सुनना और पढ़ना को ग्रहणात्मक कौशल या गृहात्मक हैं। कथ्यते का मतलब कहते हैं।
भाषणम च लेखनम अभिव्यक्तात्मक कौशल कथ्यते। बोलना और लिखना कौन सा कौशल कहलाता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। अब श्रवण कौशल क्या है? कि अर्थ ग्रहण पूर्वक सुनना। देखिए एक चीज और बता देते हैं, चारों कौशल में एक बात हमेशा याद रखें कि अगर सामने वाला बोल रहा है और उसके बोलने का मतलब आप समझे तो वो कौशल होगा, अगर बोलने का मतलब ना समझे तो वो कौशल नहीं होगा। आप कुछ लिख दिए और सामने वाला उसको नहीं पढ़ पा रहा है तो वो लेखन कौशल नहीं हो सकता है। आपके लिखे हुए चीजों को सामने वाला ने पढ़ा तो वो लेखन कौशल होगा। ठीक है, तो वही बोला कि अर्थ ग्रहण पूर्वक श्रवणम, अर्थ ग्रहण के साथ उसको समझना या सुनना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल। भाव ग्रहण कौशलम प्राथमिक कौशलम कथ्यते। भाव ग्रहण अर्थात जो बोल रहा है उसके अर्थ को या भाव को ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। और श्रवण कौशल को कौन सा कौशल बोलते हैं? प्राथमिक कौशल। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक कौशल कौन सा होता है? तो प्राथमिक कौशल कौन सा होता है? श्रवण कौशल। इसको मिटावें, ये सब जो लिख दिए थे। अच्छा एक थोड़ा सा 2 लाइन है, बीच में कैसे छोड़ दें? इसको देखिए, मौखिक किंतु प्रत्यक्ष विद्यमाना जानमेव बोधयति। ठीक है, मौखिक जो होता है वो प्रत्यक्ष विद्यमान होता है क्या? नहीं होता है। अभी हम बोल रहे थे प्रत्यक्ष है ना, क्या बात है। तो मौखिक किंतु मौखिक रूप से बोलने वाला वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष विद्यमान होता है। और प्रत्यक्ष विद्यमान होने के कारण ही हम उसको जान सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष विद्यमान ना हो तो आप लोग जानेंगे कि कौन बोला था? नहीं ना। अब है श्रवण कौशल साधनानी। श्रवण कौशल का साधन क्या है? पहला है गुरुमुखम अर्थात गुरु जी का मुंह, बोलेंगे सुनेंगे ना। दूसरा परिवार सदस्य, परिवार के सदस्य। आकाशवाणी, दूरवाणी, दूरदर्शन, ध्वनि मुद्रक यंत्र। ध्वनि मुद्रक यंत्र क्या कहलाता है? स्पीकर जो लगा हुआ है उसको ध्वनि मुद्रक यंत्र बोलते हैं। संगणक यंत्र, कंप्यूटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या होता है? लाउड स्पीकर। ध्वनि विस्तारक यंत्र बोलते हैं लाउड स्पीकर को। उसके बाद है सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र। डीजे बॉक्स का नाम सुने हैं? उसी को बोलते हैं। चलो आज इतना ही रहने दो। कौशल समझ में अच्छे से आ गया ना? अब कौशल से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सारा कौशल पढ़ा देंगे क्योंकि एक प्रश्न यहां से पूछेगा, फिर ये महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए।